ओके, सो वी स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर नंबर 6, है ना। चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट किया था, जो हमारे यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। और इसका नाम है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। और मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज के अंदर या चैप्टर नंबर 6 के अंदर जब हम जाते हैं, तो हमने सबसे पहले बात की थी कि वाई डू पीपल वर्क। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से लोग काम करते हैं, जिसमें टू टू हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर उसके बाद टू 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 फील सोशली एक्सेप्टेड। तो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। और एक बिजनेस का काम ये है कि वो अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखे ताकि वो दिल से काम करें हमारे लिए, ठीक है। याद रखना, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि एम्प्लॉयज खुश रहें। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज इसलिए खुश रहें ताकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से काम करें। सिर्फ उनको खुश करना, अच्छी गाड़ी दे रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे कि वो खुश रहे और वो अपने बच्चों को लेके स्कूल जाए। हम इसलिए उसको गाड़ी दे रहे हैं कि यस, ही शुड गेट द बेनिफिट, बट वो अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे। अगर वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता मेरे बिजनेस को, तो मुझे उस इंसान की फिर जरूरत नहीं है। आई विल नॉट गिव हिम अ गुड सैलरी, आई विल नॉट गिव हिम अ कार और समथिंग। सही है, साथ हैं सब। फिर हमने बात की थी कि यार मोटिवेशन या हैविंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ हाईली मोटिवेटेड स्टाफ। तो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स के, एक तो आपके एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो नए आइडियाज आपको देते हैं। फिर उसके बाद वो आपको बार बार छोड़ के नहीं चले जाते, वो छुट्टियां नहीं करते। सो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अ वेल मोटिवेटेड स्टाफ। और कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, तो दो रास्ते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स का मतलब होता है जब आप अपने एम्प्लॉय को पैसों से खुश कर रहे हो, तो या उसको आप अच्छी सैलरी देके या इंसेंटिव देके उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है ना। और फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के अंदर जब हम गए थे, तो हमें पता चला दैट देयर आर टू थिंग्स, वेजेस एंड सैलरीज। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स के अंदर फर्दर दो बातें हैं, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस दो तरह की होती हैं, टाइम रेट एंड पीस रेट। एंड सैलरीज के अंदर, सैलरी वैसे तो फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप एम्प्लॉय को देते हो, लेकिन सैलरी के साथ आप फिर कमीशन, बोनस, शेयर ओनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ एडिशंस दैट यू कैन गिव अलोंग विद द सैलरी। यहाँ तक बात हो गई थी ना, राइट। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स क्या होते हैं? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स वो सारी बातें जब जो पैसों के अलावा पैसों के अलावा जो फैक्टर्स एक बिजनेस यूज करता है टू मोटिवेट स्टाफ, टू कीप स्टाफ मोटिवेटेड, उसको कहते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में सबसे जो पहला नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में यूज कर सकता हूँ, उसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। सुना ये वर्ड? यू हैव टू स्टे रिस्पॉन्सिव प्लीज। फ्रिंज बेनिफिट्स सुना है? फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? गाड़ी, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल, और ड्राइवर मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, फ्यूल मिलता है उस गाड़ी का, इंश्योरेंस आपको कंपनी दे रही होती है, हॉलीडेज मिल रहे होते हैं। और ये सारे जो शस्त्र होते हैं ना, इनको कहते हैं हम लोग पर्क्स।
यानी कि ये आपको इसलिए बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि जब तक आप कंपनी में है ना, हमेशा के लिए गाड़ी नहीं दे देंगे, जब तक आप कंपनी में है आपको गाड़ी मिलेगी। और अगर आप कंपनी में नहीं है तो गाड़ी नहीं मिलेगी। जितनी आप ऊपर पोजीशन पे जाओगे वैसे वैसे आपके फ्रिंज बेनिफिट्स बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाते हैं। सही है। अच्छा, फ्रिंज बेनिफिट्स के अलावा और क्या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स हो सकते हैं? एक तो हो गया फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? दीज आर द पर्क्स, these are the perks that are offered, these are the additional perks that are offered to an employee for being part of the company, such as company car, insurance, etc. ठीक है। प्रमोशन तो फाइनेंशियली हो गया ना, प्रमोशन में तो आप उसको जब बढ़ाते हो तो प्रॉबेबली सैलरी बढ़ती है तभी खुशी होती है। नॉन फाइनेंशियल के अंदर एक सबसे बड़ा जो लिखा है सबने, उसको कहते हैं जॉब रीडिजाइन। देखो, जॉब रीडिजाइन क्या होता है? सुनो अब एक सेकेंड। जॉब रीडिजाइन का मतलब होता है जब आप उस एम्प्लॉय की जॉब में कुछ चेंजेस लेके आ रहे होते हैं। और जॉब में कुछ, जैसे जॉब रीडिजाइन होती है तीन तरह की। एक को कहते हैं जॉब रोटेशन, एक को कहते हैं जॉब enlargement, और एक को हम कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। एक होती है, सुनो, एक होती है जॉब enlargement, एक होती है जॉब एनरिचमेंट, और एक होती है जॉब रोटेशन। तीन तरह की जॉब रीडिजाइन होती है बेसिकली। और रीडिजाइन का मतलब ये है कि जब आप उसकी जॉब में कुछ चेंज कर रहे हैं, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, आप उसकी जॉब में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। और उसमें जॉब रोटेशन क्या होता है पता है? सुनो, जॉब रोटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय है, मिस्टर ए, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हमारी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सही है। फिर एक और एम्प्लॉय है मिस्टर बी, ये हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं। सही है। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि आफ्टर लाइक अ सर्टेन टाइम पीरियड मैंने इनकी जॉब को स्वैप कर दिया। ए डूइंग द जॉब ऑफ बी एंड बी डूइंग द जॉब ऑफ ए नाउ डूइंग बैलेंस शीट एंड बी नाउ डूइंग इनकम स्टेटमेंट। इसको कहते हैं जॉब रोटेशन। जब आप एक एम्प्लॉय को उठा के दूसरे काम पे और दूसरे एम्प्लॉय को उठा के पहले काम पे जो है वो डाल देते हो, इससे मोटिवेशन का क्या कनेक्शन है? जॉब रोटेशन से स्टाफ मोटिवेटेड क्यों होगा? बोर नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, है ना। अल्टीमेटली जॉब इंटरेस्टिंग रहेगी। इसको कहते हैं जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है? जब व्हेन एम्प्लॉयज आर swapped around from one job to another, when the employees are swapped around from one job to another to keep the job, like, after regular intervals,
keep the job interesting. To keep the job interesting. अच्छा, एक हो गया जॉब रोटेशन। ठीक है, फिर एक होता है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट सुना है? जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, सुन लो एक सेकंड ताकि हम सारे सेम पेज पे हों। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पे आप मिस्टर ए को, लेट्स से कह रहे हो, मिस्टर ए को आप कह रहे हो कि यार देखो, आप इनकम स्टेटमेंट तो बनाओ ही बनाओ, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत बैलेंस शीट का काम भी देख लेना। यानी कि आप अपना करंट काम तो करो ही करो, लेकिन साथ साथ इस आपकी सेम लेवल का बंदा है मिस्टर बी, उसके साथ थोड़ा बहुत बैलेंस शीट भी देख लेना। व्हेन व्हेन एक्स्ट्रा टास्क, जॉब एनलार्जमेंट होता है व्हेन एक्स्ट्रा टास्क of same skill level is added to the job description of an employee। इससे बंदा मोटिवेट होगा डीमोटिवेट होगा? ये तो हम उसको काम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ही विल बी अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल। उसको हम थोड़ी जिम्मेदारी देंगे तो शायद वो जिम्मेदारी and a feeling of trust might actually motivate him। When extra task of same skill level is added to the job description of an employee, so he feels more responsible। So he feels, बिल्कुल उसको लगेगा कि he is more important to an organization। अच्छा, और एक और सुन लो, फिर कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ। एक हो गया जॉब रोटेशन, एक हो गया जॉब एनलार्जमेंट, और एक होता है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है कि जब आप मिस्टर ए को ये कह रहे हो कि देखो, आप इनकम स्टेटमेंट तो बनाओ ही बनाओ, लेकिन साथ साथ जो हमारे ये मैनेजर साहब हैं, ये मैनेजर साहब हैं, ये जो है ना एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इनको मलेशिया में एक नया प्रोजेक्ट मिला है, मतलब हम लोग अपनी मलेशिया में ऑफिस खोल रहे हैं, उसके लिए ही इज प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। सो व्हाई डोंट यू असिस्ट हिम, व्हाई डोंट यू हेल्प हिम आउट अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यानी कि एडिंग एन एक्स्ट्रा टास्क, इसमें भी हम एक्स्ट्रा काम ऐड कर रहे हैं बट हायर लेवल का काम। इनलार्जमेंट में ये होता है, मतलब एक्स्ट्रा टास्क ऑफ सेम लेवल, जबकि जॉब एनरिचमेंट में ये होता है एक्स्ट्रा टास्क ऑफ हायर लेवल, ऊंचे लेवल का काम दो उसको, ताकि थोड़ा सा उसको स्ट्रेच मिले बेसिकली, और उसको लगे कि नहीं यार वाकई कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो उसलिए कहते हैं उसको कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। व्हेन एक्स्ट्रा टास्क ऑफ अ हायर skill level is added to the job description of an employee, so he can learn new things, yeah, so that he can feel important। एक दफा इनकी डेफिनेशंस भी रीड करो और कॉपी भी करो। और इसका अगर कोई एक वर्ड होगा ना, तो उसको कहते हैं जॉब रीडिजाइन। जॉब रीडिजाइन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर बेसिकली चेंजिंग हाउ द जॉब लुक्स लाइक फॉर एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय की नौकरी नजर कैसी आती है उसको चेंज करना, उसके डिजाइन को चेंज करना, इसको कहते हैं जॉब रीडिजाइन। जिसमें जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट, ये तीनों चीजें आती हैं।
अच्छा देखो, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की बात हो रही है, दैट हाउ एन एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड नॉन फाइनेंशियली, जिसमें हमने पहली चीज पढ़ी फ्रिंज बेनिफिट्स, दूसरी चीज पढ़ी जॉब रीडिजाइन, और तीसरा द थर्ड नॉन फाइनेंशियल मेथड that can be used to motivate staff is training. ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग ये होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को नई चीजें सीखने का मौका दे रहे होते हैं, जब आप उनको ट्रेनिंग्स पे भेज रहे होते हैं, क्या ट्रेनिंग इंसान को मोटिवेट करेगी? ट्रेनिंग से क्या होगा? ट्रेनिंग से उसको पता होगा कि यार मेरी शायद सैलरी बढ़ जाएगी, या शायद मुझे प्रमोशन मिलेगा, या शायद मैं बेहतर नौकरियां ढूंढ सकूंगा। तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग भी इंसान को, दीज आर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट opportunities given to the employees. These are the, बिल्कुल ट्रेनिंग से वो फील करेगा कि ही इज इम्पोर्टेंट एंड तभी उसको सीखने का मौका दे रहे हैं। These are the learning and development opportunities given to the employees so they can learn new skills। ठीक है, ताकि वो कुछ नया काम सीख सके, ताकि वो कुछ इम्पोर्टेंट फील कर सके, ताकि उसको लगे कि आगे जाके शायद प्रमोशन भी होगा, या मे बी नई जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो वो खुद ही ट्रेनिंग भी इंसान को बहुत मोटिवेट करती है। फिर एक होता है, अब आप सुन लो पहले, फिर कॉपी करेंगे एंड में एक साथ। टीम वर्किंग। टीम वर्किंग से क्या होता है? टीम वर्किंग से ये होता है कि जब लोगों को हम ग्रुप्स में काम कराते हैं, हम कहते हैं कि यार ये आप 4 लोग का ग्रुप है, ये वाला असाइनमेंट आप पूरा करके दें। जब आप ग्रुप्स में लोगों को काम करवाते हैं ना, तो भी वो मोटिवेट होते हैं। क्योंकि जब वो ग्रुप्स में काम करते हैं तो एक दूसरे से जरा सोशलाइज होती है, बातचीत होती है, चिलिंग होती है, मजाक मस्ती होती है। तो बीइंग अराउंड विद पीपल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हैविंग फ्रेंड्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हैविंग अ ग्रुप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अल्टीमेटली अगर आप उनको, द एम्प्लॉयज विल बी एबल टू फुलफिल देयर, इसको कहते हैं देयर सोशल नीड्स। सोशल नीड्स होता है कि ग्रुप में काम करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करके काम करना, उसको कहते हैं सोशल। जैसे आप लोगों की सोशल नीड्स होती हैं, जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अकेले अकेले पढ़ रहे हो, एज कंपेयर टू जब आप क्लास में बैठे होते, जब आपके नए दोस्त बन रहे होते, या जब आपके दोस्तों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे होते, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है? अगर आप, मतलब फिजिकली भी अगर क्लासेस हो और हर क्लास में सिर्फ एक बच्चा हो, एक टीचर है एक बच्चा हो, बस इस तरह क्लासेस हो, कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा? मतलब जब साथ मिल के ग्रुप में पढ़ते हैं तो उसका भी अपना मजा होता है ना यार, तब दोस्त होते हैं, मजाक मस्ती होता है, काम पढ़ाई भी होती है, लेकिन उसका भी एक अपना फील है ना। द पॉइंट इज कि वो वाली जरूरत को कहते हैं सोशल नीड्स, दैट यू नीड टू बी विद पीपल। ठीक है, द एम्प्लॉयज विल बी एबल टू फुलफिल देयर सोशल नीड्स if they are encouraged to work in groups and teams। समझ में आ रहा है? क्या क्या हो गया देखो एक सेकेंड। फ्रिंज बेनिफिट्स, जॉब रीडिजाइन, ट्रेनिंग्स, टीम वर्किंग, और फिर एक चीज होती है टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग का मतलब होता है, टारगेट सेटिंग का क्या मतलब होता है? टारगेट का क्या मतलब होता है? टारगेट कि आपको लेट्स से 6 महीने में ये चीज अचीव करनी है, आपको 1 साल में इतनी सेल्स करनी है,
objectives. Having clear objectives for an employee will also motivate. अगर आप उसको पैसे नहीं, अगर आप पैसे अच्छे भी दे रहे हो लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, आप उसको बुला के बोलते हो तुम काम नहीं कर रहे, अब वो बोलेगा भाई आप मुझे बताओ तो सही से क्या करना है, क्या टारगेट है, मुझे कितने टाइम में क्या चीज अचीव करनी है। जब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हो ना, वो भी इंसान के लिए एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जैसे आप उसको बता दो कि यार ये 8 महीने में ये और ये काम हम आपका देखेंगे और आप इतना डिलीवर करके दो हमें। समझ लो, जब आप किसी के ऑब्जेक्टिव सेट करते हो दैट विल आल्सो बी अ मोटिवेशन। आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए और हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, तभी उस वजह से आप मोटिवेटेड होते हो और फ्राइडे सुबह उठ रहे हो और क्लास भी ले रहे हो अच्छे से, और दैट इज योर मोटिवेशन के नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि भाई अभी मई जून के अंदर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। समझ आ रहा है? जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, पता ही नहीं होता एग्जाम्स कब हैं या पता नहीं क्या, तो अल्टीमेटली फिर वो मोटिवेशन ही खराब हो जाती है। समझ आ रहा है? Having clear objectives defined for employees will also be a motivation, will also be a motivation factor, will also be a motivation factor, as they will be willing to work hard to achieve those goals, to achieve those goals। यहाँ तक आप कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद मुझे आप लोग बताओ, कोई भी चीज नहीं समझ आई तो भी पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊं। कॉपी करें एंड लेट मी नो प्लीज। एंड द sixth non-financial motivator that business can use is delegation। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे रहे होते हैं, जब आप अपने एम्प्लॉय को डिसीजंस लेने का मौका दे रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम अपने एरिया के डिसीजंस खुद लो, हमसे मत पूछो हर चीज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने का मौका देते हैं और उनको इतनी अथॉरिटी देते हैं कि आप अपने एरिया के डिसीजंस आप खुद ले लो, तो भी वो बड़ा ही भरोसा फील करते हैं, दे फील दैट दे आर बीइंग ट्रस्टेड विद दिस डिसीजन मेकिंग। और वो भी इंसान, अगर आप हर चीज एम्प्लॉय को बताओगे बेटा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हें नहीं आता तुम मेरी सुनो, तो अल्टीमेटली दे विल फील लाइक यार उनकी क्या बेचारों की वैल्यू है। बट अगर आप एक एम्प्लॉय को डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे रहे होते हो, तो भी वो इंसान
पैसों के अलावा देखो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच मोटिवेट्स। आप किसी को बहुत पैसे दे दो, लेकिन आप उसको बोलो बेटा ये काम कर, ये काम कर, तेरी कोई औकात नहीं है, ये काम कर, अगर वो रिस्पेक्टेड फील नहीं करेगा ना, तो भी वो मोटिवेटेड नहीं रह सकता, चाहे आप जितना भी पैसे दे दो उसको। समझ रहे हो? तो डेलीगेशन इज, दिस इज when the decision making authority is given to the employees, so they feel more responsible and trusted. So they feel more responsible and trusted. देखो, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ना शुरू कर दिया है मोटिवेशन फैक्टर्स। मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं दो। ईदर यू कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय फाइनेंशियली और यू कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय नॉन फाइनेंशियली। अगर आप किसी को फाइनेंशियली खुश करना चाहते हैं तो वेजेस और सैलरीज का कॉम्बिनेशन आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलरी के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। अब कौन सा हमें मेथड यूज करना है, कमीशन, बोनस, शेयर ओनरशिप, कौन सा मेथड यूज करना है, वो हमारे ज़ाहिर एम्प्लॉय के पे डिपेंड करेगा कि वो कितना सीनियर है। हमारी कंपनी के बजट पे डिपेंड करेगा कि हम कितना पैसे दे सकते हैं एम्प्लॉय को। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है। देयर इज नो बेस्ट मेथड, एवरी मेथड विल हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार कौन सा मेथड बेस्ट है। बेस्ट मेथड सब हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन टू सिचुएशन। और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स जो पैसों के साथ साथ आप यूज करते हो ताकि इंसान मोटिवेटेड रहे, जिसमें आप उसको अच्छे फ्रिंज बेनिफिट देते हो। और फ्रिंज बेनिफिट्स हर किसी को नहीं मिलते। जितनी सीनियर पोजीशन पे आप जाओगे उस तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जितनी जूनियर पोजीशन होगी आपको उतने कम फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है। जॉब रीडिजाइन का मतलब क्या होता है कि जब आप उसकी जॉब का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज ला रहे होते हो, जिसके अंदर आपने तीन बातें पढ़ ली: जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग से भी इंसान बड़ा मोटिवेट होता है, टीम वर्किंग, टारगेट सेटिंग एंड देन डेलीगेशन। और इन सब का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा डेलीगेशन, थोड़ा सा ट्रेनिंग, थोड़ा सा बोनस, अगर आप इन सब का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना जानते हो, तब आप अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रख सकोगे। सिर्फ आप पैसा दे के शायद, ठीक है, कुछ लोगों के लिए पैसा एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है कि यार जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा इंसान मोटिवेटेड रहेगा। लेकिन हर किसी के लिए सिर्फ पैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए पैसा प्लस ट्रेनिंग प्लस रिस्पेक्ट प्लस रिकॉग्निशन, सब कुछ अगर अच्छे से मिलता है तब वो खुश रहते हैं नौकरी पे। सही है। और एक चीज जो आपने वर्ड्स पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफा लास्ट समझ लें, इंडिकेटर्स ऑफ स्टाफ मोटिवेशन। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स होता है साइंस। जैसे लेफ्ट राइट इंडिकेटर होता है ना गाड़ी में या बाइक में। लेफ्ट इंडिकेटर का मतलब कि हम लेफ्ट जा रहे हैं, राइट इंडिकेटर का मतलब कि हम राइट जा रहे हैं। इस तरह इंडिकेटर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टाफ या हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं या हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है? कैसे पता चलेगा? देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, देयर आर सर्टेन साइंस दैट वी नीड टू सी। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा लेबर टर्नओवर कितना है, कितने लोग हमारी कंपनी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कितना एब्सेंटीज्म रेट है। अगर बहुत ज्यादा लोग छुट्टियां करते हैं, बहुत ज्यादा एब्सेंटीज्म है, तो शायद स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है। अगर बहुत ज्यादा लेबर टर्नओवर है तो इसका मतलब कि हमारा स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है। हमें एक्सीडेंट्स का रेट देख सकते हैं, मिस्टेक्स जिसको कहते हैं, कि कितनी ज्यादा गलतियां हो रही हैं। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा गाड़ी के आगे आके मर गया, वो वाला एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट मतलब कि कोई चीज गलत हो गई, कोई चीज गिर गई, कोई चीज टूट गई,
वो मसला हो गया एक्सीडेंट रेट, मिस्टेक्स। जितना ज्यादा गलतियों का रेट होगा उतना हम कह सकते हैं कि स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है। वैसे तो गलती नॉर्मल इंसान कर सकता है, गलती हो जाती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टाफ का मोटिवेशन का मसला है। सही है। और फिर डेफिनेटली व्हाट वी कैन सी इज कस्टमर कंप्लेन। कस्टमर कंप्लेन क्या होता है? कि कितने लोग शिकायतें ले लेके आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, अगर फीडबैक में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो चार बातें हैं, अगर आप उनको देखोगे, इन चार बातों को, तो आप बता सकते हो कि आपका स्टाफ मोटिवेटेड है या आपका स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या सब साथ चल रहे हैं? एवरीवन क्लियर? अभी हम जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 6 में अभी एक ये डिस्कशन बाकी है, मोटिवेशन थ्योरीज। मोटिवेशन थ्योरीज के अलावा जो ये फर्स्ट तीन मेन डिस्कशन है वो अभी हमने किए हैं। और इसके अंदर यूनिट 2 के अंदर, एक सेकेंड, देखो अब आपको करना ये है, करना ये है कि मैं आपको ये हैंडआउट दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं। क्या क्या जो जो मार्क कर रहा हूँ उसकी बस आपको डेफिनेशंस लिखनी है। पहले आप बुक खोलेंगे चैप्टर 6 की, आप बुक रीड करेंगे। बुक रीड करोगे तो उसमें ये वाला एरिया मिस स्किप कर देना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में समझाऊंगा, मोटिवेशन थ्योरीज वाला। तो मोटिवेशन थ्योरीज वाला पार्ट आप मिस कर सकते हो। आप आप लोग करना ये, बस जो मैं डेफिनेशंस मार्क कर रहा हूँ वो अच्छी अच्छी डेफिनेशंस लिखनी है बस, जिसमें टाइम रेट, पीस रेट, कमीशन, बोनस, शेयर ओनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग, फ्रिंज बेनिफिट्स, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, और ट्रेनिंग, डेलीगेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, टीम वर्किंग। ठीक है। ये वो डेफिनेशंस हैं जो आप अपनी होमवर्क नोटबुक में स्टार्ट कर देंगे। और ये आपको होमवर्क मिल रहा है चैप्टर नंबर 6 का होमवर्क मिल रहा है। जैसे आप पहले बुक रीड करोगे, जिसमें से मोटिवेशन थ्योरीज वाला पार्ट स्किप कर दोगे, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन ये वो डेफिनेशंस हैं जिसको आप प्रॉपर रट्टा ही मार के लिख लेना, या फिर 2-3 दफा रीड करके खुद अपने वर्ड्स में लिखना। सही है। और ये होमवर्क मिल रहा है आपको चैप्टर नंबर 6 का।